नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसमीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम ऑर्गेनोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास, यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 पेपर 3 और यूनिट 4 का है। अब हम यहाँ ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास की डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि अंग विकास क्या होता है। जैसे कि ये वो प्रक्रिया है जिसमें तीनों जर्मिनल लेयर्स जैसे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनसे डिफरेंट ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उसे ही ऑर्गेनेसिस कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड से ऑर्गन, इन ऑर्गन, और जेनेसिस मीन्स प्रोडक्शन, इट मीन्स अंग विकास। और इसका ऑर्गेनेसिस का जो स्टार्टिंग है वो किससे होती है? प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट से को ही इसका निर्माण माना जाता है। और ये प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स दोबारा कई कोशिकाओं में विभिन्न समूह में विभाजित होता है और उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स भी कहते हैं। और इन सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट्स से ही मूल ऑर्गन के जो मेन अंग होते हैं उनके अपेंडिजेस डेवलप होते हैं। तो ऑर्गेनेसिस में अर्ली स्टेज में क्या होता है कि सेलुलर और साइटो डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, पर जैसे जैसे समय निकलता जाता है तो सेलुलर या साइटो डिफ्रेंशिएशन के कारण ऑर्गन अपना स्पेसिफिक कार्य करने के योग बनता है। और इस प्रकार से ये देखने में हमें पता चला है कि ऑर्गेनेसिस के प्रोसेस में ग्रोथ, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट, इंडक्शन, कॉम्पिटेंस, डिफ्रेंशिएशन, ये सभी इसके मेन एलिमेंट से होते हैं। अब हम यहाँ मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनेसिस प्रोसेस, मतलब अंग विकास की जो प्रक्रिया उसके गतिविधियों के बारे में देखेंगे। इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट मॉर्फोजेनेसिस या संरचना विकास, और सेकंड एस्ट्रोजेनेसिस या ऊतक विकास। अब मॉर्फोजेनेसिस क्या होता है? संरचना विकास। जैसे कि ऑर्गेनेसिस के समय डिफरेंट सेल और टिश्यूज एक विशिष्ट शेप और साइज में व्यवस्थित हो जाते हैं और इन कोशिकाओं का स्पेसिफिक शेप और साइज में व्यवस्थित होना ही मॉर्फोजेनेसिस कहलाता है। अब यहाँ पर मॉर्फोजेनेसिस की डिफरेंट प्रक्रम देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट है थिनिंग ऑफ एपिथेलियम, सेकंड लोकलाइज थिकनिंग, और थर्ड फोल्डिंग, और फोर्थ है स्प्लिटिंग और फ्यूजन, और फिफ्थ है सेल माइग्रेशन, और लास्ट सिक्स है सेल एग्रेशन। अब जैसे कि थिनिंग ऑफ एपिथेलियम या उपकला का विरलन में क्या होता है? इस सूजी में क्या होता है कि ग्रोथ या सेल्स के जो मटेरियल होता है उनमें ग्रोथ नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि जो एपिथेलियम होती है वो स्ट्रेच होकर थिन हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि इसकी जो सरफेस होती है उसमें ग्रोथ हो जाती है। सेकंड लोकलाइज थिकनिंग और ग्रोथ, इसमें क्या होता है कि जो एपिथेलियम लेयर में किसी भी स्थान पर थिकनिंग से ऑर्गेनेसिस होता है और यह स्थूलन किसी एक स्थान पर एक ग्लोब के रूप में हो जाता है। यह लंबाई में हो सकता है और यह स्थूलन सिग्नल होता है। इसके अलावा मल्टीपल भी हो सकता है, जैसे कि मैमल्स में रोम जो होता है उनमें फॉर्मेशन की जो एपिथेलियम पट्टी पर कई स्थानों पर सेल स्थूलन से होता है। और थर्ड फोल्डिंग या बलन, यह इन पॉकेटिंग और आउट पॉकेटिंग के रूप में होता है। तो इन पॉकेटिंग में क्या होता है? इसमें जो एपिथेलियम है वो अंदर की ओर जाती है, जैसे कि सी अर्चिन व एम्फियोक्सिस में आर्केंट्रॉन का फॉर्मेशन इसी के द्वारा होता है। और आउट पॉकेटिंग में क्या होता है? इनमें जो एपिथेलियम है वो बाहर की ओर होता है, तो इसको आउट पॉकेटिंग कहते हैं।
यह आउटपॉकेटिंग प्रारंभिक रूप से स्थूलन के कारण ही होता है। स्प्लिटिंग और फीजन। स्प्लिटिंग में क्या होता है, इसमें जो एपिथेलियम की सरफेस है वो नोच के कारण डिवाइड होती है, और ये डिवाइड होते हैं वो किसी भी स्थान पर और किसी भी कोण पर उत्पन्न हो सकती है। पर जनरली ये देखा कि ये एपिथेलियम सरफेस के समांतर अथवा उसके समकोण पर ही उत्पन्न होती है। जैसे बॉडी कैविटी की जो उत्पत्ति होती है वो फर्स्ट बार तो स्प्लिटिंग का ही एग्जाम्पल है, जिसमें क्या होता है कि मीजोडर्म के समांतर जो नोच उत्पन्न होती हैं वो पेराइटल और विसरल सरफेस में बढ़ जाती है, और इनके बीच में जो बॉडी कैविटी है उसमें लिक्विड एक इकट्ठा होने लग जाता है। तो जो मीजोडर्मल सोमाइट्स होता है उनका फॉर्मेशन इस तरह के समकोण पर भी फॉर्म होता है, और वो स्प्लिटिंग का ही उदाहरण है। और दो विभाजित स्तरों पर उनका आपस में मिल जाता है, उसे ही फीजन कहते हैं। फिफ्थ है सेल माइग्रेशन या कोशिका अभिगमन। इसमें क्या होता है कि जो जर्मिनल लेयर्स की एपिथेलियम लेयर्स होती हैं उनमें सेल्स का ब्रेक होकर और अलग होना ही, भले ही वो सीधे अंग रूडिमेंट्स या ऑर्गन रूडिमेंट्स का निर्माण न करता हो, लेकिन यह ऑर्गेनोसिस की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि मीजनकाइम टाइप्स की जो सेल्स होती हैं उनमें इस प्रकार का सेल माइग्रेशन देखा जा सकता है। अब लास्ट है सेल एग्रीगेशन या कोशिका समूहन। तो इसमें क्या होता है, जो सेपरेट की हुई जो सेल्स होती हैं वो ऑर्गेनेसिस के लिए एक ग्रुप में एकत्रित हो जाती है, और ये एकत्र होकर ये जैसे सेल मास, कॉर्ड्स और सीड्स इन सभी को फॉर्मेशन करती हैं। अब यहाँ एस्ट्रोजेनेसिस के बारे में देखेंगे। एस्ट्रोजेनेसिस या ऊतक जनन। तो इसमें क्या होता है कि जो जर्म लेयर्स की एपिथेलियम द्वारा जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है उसमें रूडिमेंट्स स्टार्टिंग में तो अनडिफरेंशिएट होते हैं, इनका कोई विशिष्ट शेप और फंक्शन भी नहीं होता। लेकिन एस्ट्रोजेनेसिस के दौरान ही रूडिमेंट्स में फंक्शनल स्पेसिसिटी उत्पन्न हो जाती है, और इस स्पेसिसिटी के दौरान ही सेल्स की में डिवाइड होती हैं, और डिफ्रेंशिएशन के दौरान ही मायोब्लास्ट का फॉर्मेशन पेशी सेल्स में और न्यूरोब्लास्ट का फॉर्मेशन नर्व सेल्स में हो जाता है। जर्म लेयर्स और उससे बनने वाले ऑर्गन गैस्ट्रुलेशन के समय ही एम्ब्रियो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है, और ये जो प्रत्येक लेयर होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म एक एपिथेलियम शीट्स को जन्म देती है, और इन अनडिफरेंशिएटेड लेयर्स में प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट्स बनते हैं जो डेवलप्ड व डिफ्रेंशिएट होकर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से ऑर्गन 3 जर्म लेयर से ही बने होते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे ऑर्गेनेसिस ऑफ लिम्ब। जैसे कि ऑर्गेनेसिस के दौरान मॉर्फोजेनेसिस और हिस्टोजेनेसिस की इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो ऑर्गेनेसिस ऑफ लिम्ब को समझने के लिए यहाँ पे लिम्ब का ही ऑर्गेनेसिस के बारे में यहाँ स्टडी करेंगे, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि और दूसरे ऑर्गन्स का ऑर्गेनेसिस किससे होता है। तो यहाँ हमने देखा कि तीनों जर्म लेयर से हैं, उनसे ही कई प्रकार के डिफरेंट ऑर्गन से उनका ऑर्गेनेसिस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टोडर्म से किसका होता है। एक्टोडर्म से अधिचर्म और स्किन ग्लैंड्स, हेयर्स, नेल व लेंस। इसके अलावा जो नर्वस टिश्यूज और पीयूष और क्रोमोफिन टिश्यूज, इनके अलावा भी जो लोअर एपिथेलियम होती है उससे सेंसरी ऑर्गन, नासा कैविटी, साइनस, माउथ
और बकल कैविटी, एनेमल और एनल, इन सभी का ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्टोडर्म से होता है इनका। और मीजोडर्म से किस किस का होता है? ये सभी प्रकार की जो मसल्स हैं उनका, कनेक्टिव टिश्यू और उनमें उपस्थित बोन्स, नोटोकॉर्ड और लस्सी का टिश्यूज, ब्लड व बोन मैरो, इन सभी से मीजोडर्म से इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा भी जो लोअर एपिथेलियम है उससे होता है ब्लड वेसल्स, लस्सी का कैविटी और बॉडी कैविटी, किडनी, यूरिनरी ट्रैक्ट, आदिवृक्क, कॉर्टेक्स, गोनेड्स और इनकी सभी की डक्ट्स, इन सभी का मीजोडर्म से होता है। इसके अलावा एक्टोडर्म से ग्रेसनी और टंग और ईयर, टॉन्सिल, थायराइड, पैराथायराइड और थाइमस, ये सभी इनकी लोअर एपिथेलियम से होता है। और ट्रेकिया व लंग्स, एलिमेंट्री कैनाल और इसकी जो ग्लैंड्स रहती है उनका सबका एंडोडर्म से होता है। और यूरिनरी ट्रैक्ट, वेजाइना और इनकी ग्लैंड्स, इन सभी का एंडोडर्म से ओरिजिन होता है। लिम्ब ऑर्गेनाइजेशंस के अंतर्गत हम देखते हैं कि जितने भी टेट्रापॉड्स एनिमल्स होते हैं उनमें लिम्ब का ऑर्गेनाइजेशन लगभग एक समान होता है, क्योंकि लिम्ब के डेवलपमेंट में सबसे पहले जो लेटरल प्लेट्स होती हैं वो मीजोडर्म की पेरिफेरल प्लेट्स की सेल्स डिवाइड होकर इकट्ठी हो जाती है और मीजोडर्म में भी कंटिन्यूस डिवीज़न होता रहता है, जिससे क्या होता है कि आर्म्स के फॉर्मेशन साइट पर एक उभार फॉर्म मुड़ता है जिसे क्या कहते हैं? लिम्ब रिज। और यह रिज मीजोडर्म भी होता है इसमें, जो एक्टोडर्म द्वारा कवर्ड रहता है। इसके अलावा इसमें सोमेटिक मीजोडर्म भी डिवाइड होकर लिम्ब के फॉर्मेशन साइट पर सेल्स को दे देता है। और सोमेट क्या होती है कि संख्या लिम्ब और पेनिट्रेशन अग्र लिम्ब में अधिक होता है, जबकि पश्च जो लिम्ब होता है पीछे वाला उसमें कम होता है। जैसे कि इस डायग्राम में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिम्ब में हमें दिखाई दे रहा है कि सोमेटिक सेल्स मसल्स का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि जो पास प्लेट होती है वो मीजोडर्म, बोन्स, मृदुतक और मसल्स कनेक्टिव टिश्यूज का फॉर्मेशन करती हैं। अब हम यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब के डेवलपमेंट में देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट लिम्ब फील्ड, सेकंड लिम्ब पोलैरिटी, थर्ड ग्रोथ ऑफ लिम्ब बर्ड और लास्ट है डिफ्रेंशिएशन इन द लिम्ब। तो अब हम देखते हैं कि लिम्ब फील्ड में क्या होता है। जो लिम्ब के डेवलपमेंट में एक लिम्ब फील्ड प्रेजेंट होता है, तो लिम्ब फील्ड वह स्थल होता है, वह साइट होती हैं जहाँ पर कि लिम्ब बर्ड का फॉर्मेशन होता है। सेकंड लिम्ब पोलैरिटी, एक डेवलप्ड लिम्ब में 3 टाइप्स की पोलैरिटी पाई जाती है और इसको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर, इसको अग्रपश्च या एपीवी कहते हैं। सेकंड प्रॉक्सिमो डिस्टल या समीपस्थ दूरस्थ या पीडीवी कहते हैं। और लास्ट थर्ड है डोर्सो वेंट्रल या पृष्ठ अधर या डीवीवी कहते हैं इसको। और लास्ट है जो ग्रोथ ऑफ लिम्ब बर्ड, तो इसको भी 2 भागों में बांटा गया। ग्रोथ ऑफ मीजोडर्म, एक तो इसमें मीजोडर्म की ग्रोथ होता है और दूसरा है ग्रोथ इन एईआर, तो इसमें एईआर में भी ग्रोथ होती है। जैसे कि हमने देखा था कि ग्रोथ ऑफ लिम्ब बर्ड के अंतर्गत उसको 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है ग्रोथ ऑफ मीजोडर्म और सेकंड है ग्रोथ ऑफ एईआर। तो यहाँ हम ग्रोथ ऑफ मीजोडर्म के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या होता है। यह लिम्ब की ग्रोथ
पूर्ण रूप से मेसोडर्म में ग्रोथ के कारण ही होती हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जितनी भी जॉइंट्स के फॉर्मेशन में 32% कलाई के लिए और 60% रेडियो अल्ना के फॉर्मेशन में और 6% मसल्स के फॉर्मेशन में और 6% मेसोडर्म के भाग लेती हैं। तो डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो 22वीं स्टेज आती है उसमें उपास्थि और पेरिकॉर्डियम का जो वॉल्यूम होता है वो एक समान होता है, लेकिन जो 30वीं स्टेज आती है उसमें जो कार्टिलेज का जो वॉल्यूम है वो अधिक हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो लिम्ब की जो आर्म होती है उसकी ग्रोथ मेसोडर्मल माइग्रेशन के कारण नहीं होती, बल्कि सेल डिवीजन की रेट में भी चेंजेस होते हैं और इसमें पोलैरिटी ग्रोथ और सेल की डेथ के कारण होती है। ग्रोथ ऑफ लिम्ब बर्ड की ग्रोथ ऑफ मेसोडर्म के बाद में आता है ग्रोथ ऑफ एईआर। एईआर मीन्स एपिकल एक्टोडर्म रिज को ही ईईआर कहते हैं। तो एईआर में क्या होता है, इसमें जो लिम्ब बर्ड पर एक्टोडर्मल का जो कवर होता है वो 2 लेयर्स का बना होता है। फर्स्ट तो आधारी स्तर, वो थोड़ा सा घनाकार सेल्स का बना होता है। उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट युक्त जो बेसल लेमिना का स्थित होती है। और सेकंड है वो बाहरी लेयर्स, तो ये क्या होती है, फ्लैट सेल्स का बना होता है जिसे पेरिडर्म भी कहते हैं। तो इन सेल्स में स्वतंत्र सतह पर माइक्रोब्लाई पाए जाते हैं और एक्टोडर्म आवरण में एक समान ग्रोथ पाई जाती है। तो एईआर या एपिकल एक्टोडर्मल रिज में का फॉर्मेशन प्रारंभिक लिम्ब बर्ड स्टेज में ही हो जाता है और कुछ पेरिडर्म की सेल्स नेक्रोटिक प्रकार की हो जाती है जो बाद में विकसित हो जाती हैं। तो स्टार्टिंग में एईआर लिम्ब बर्ड के संपूर्ण सीमांत पर होता है और इसके बाद में यह बर्ड के डिस्टल एंड्स पर सीमित होता है और लास्ट में ये फिंगर्स के शीर्ष पर डीजेनरेस स्टेज में पाया जाता है। अब हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे सेल डेथ और लिम्ब मॉर्फोजेनेसिस, मतलब लिम्ब का मॉर्फोजेनेसिस और सेल्स की डेथ कैसे होती है। देखा कि सेल्स की जो डेथ में लिम्ब के फॉर्मेशन और फिंगर्स के सेपरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो लिम्ब का जो एंटीरियर और पोस्टीरियर जो वो है पार्ट, उसमें निश्चित आकार और मुख्य रूप से डिफ्रेंशिएट सेल्स की डेथ के कारण होती है। जो जो लिम्ब बर्ड लंबी होती है तो सेल्स की डेथ की इंफॉर्मेशन अपेंडेज के एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड्स पर एक वेव के रूप में प्रसारित होती है और यह वेव अंगुलों के इंटरडिजिटल टिश्यूज का क्षय करती है, जिससे अलग अलग फिंगर्स सेपरेट होने लग जाती हैं। इस सेल डेथ के नहीं होने पर सभी जो फिंगर्स होती है वो आपस में जुड़ी रहती है और यह स्टेज सिंडैक्टिलिस कहलाती है। और डेवलप्ड लिम्ब में ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन एईआर के इफेक्ट से ही होता है। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है कि ये फिंगर्स आपस में सेपरेट हो गई हैं। यहाँ पर होने वाली जो सेल्स की डेथ वो एक फिजिकली डेथ नहीं होती, बल्कि ये क्या होता है कि कोशिकाओं के जीन द्वारा कंट्रोल होती है। तो डेथ सेल का भक्षण मैक्रोफेज सेल द्वारा ही किया जाता है। अब हम यहाँ पर डिफरेंस इन द लिम्ब या लिम्ब के विभेदन में देखेंगे कि इसको किस प्रकार के विभेदित किया गया है। तो इसको 3 भागों में, फर्स्ट है स्टाइलोपोडियम, सेकंड है
जुगोपोडियम और लास्ट है ओटोपोडियम। यहाँ हम फोर लिम्ब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में देखेंगे कि फोर लिम्ब का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है। जैसे कि अभी डिफ्रेंशिएशन में हमने देखा था कि जो स्टाइलोपोडियम है, ये क्या होता है कि लिम्ब की सबसे नज़दीकी बोन्स होती हैं, और ये एंटीरियर जो लिम्ब होती है वो ह्यूमरस, और पोस्टीरियर लिम्ब की फीमर, ये दोनों जुड़कर क्या बनाती है, स्टाइलोपोडियम, और वो ही फोर लिम्ब का ऑर्गेनाइजेशन करती है। जैसा कि हमने अभी देखा था डिफरेंशिएशन इन द लिम्ब में कि वो किस प्रकार से डिफरेंशिएट हुआ है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको हम यहाँ इस डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि जैसे फर्स्ट स्टाइलोपोडियम, और सेकंड जुगोपोडियम, और लास्ट ओटोपोडियम। तो यहाँ पर देखा हमने कि ये अभी पिछले जो स्लाइड में देखा था कि वहाँ पर जो अग्रभाग लिम्ब है, एंट्री लिम्ब की ह्यूमरस और पोस्टीरियर लिम्ब की फीमर संयुक्त रूप से जुड़कर ही स्टाइलोपोडियम बनाती है। और जुगोपोडियम क्या होता है कि रेडियो अल्ना टिबियोफिबुला को संयुक्त रूप से जोड़ने के बाद जुगोपोडियम बनता है। और लास्ट जो ओटोपोडियम है वो हस्त और पंख या फोरलिम्ब की मेटाकार्पल, कार्पल और फिंगर्स की बोन्स, और हाइंड लिम्ब की मेटाटार्सल, टार्सल वे फेलेजल्स की ओटोपोडियम कहलाती हैं। तो यहाँ क्या देखा कि जो लिम्ब है उसका स्केलेटन में सबसे पहले तो स्टाइलोपोडियम, फिर जुगोपोडियम और लास्ट में ओटोपोडियम डेवलप होता है। मैं यहाँ पर इस डायग्राम में ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पतवार रूपी इस जो लिम्ब रूडिमेंट्स हैं उसमें डिफरेंट स्थानों पर नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, और जिसके कारण क्या होता है कि लिम्ब के डिफरेंट जो उभार कटाव होते हैं वो फिंगर्स की नोच या लिम्ब के वेब, ये सभी का डेवलपमेंट होते हैं। और यह हिस्टोजेनेसिस किसी प्रकार से सेल्स की कार्य की डेथ नहीं होती, बल्कि ये सेल्स की डेथ जीनों के द्वारा कंट्रोल होती है। तो सेल्स डेथ का फैगोसाइटोसिस मैक्रोफेज द्वारा भी कर लिया जाता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है।